नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको, जो हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल, अपने जो पढ़ाई वाले जो भी जितने भी ग्रुप है उनमें शेयर करो। अब देखो, जैसे आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। अब देखो, इसमें क्या है कि जैसे 10 आकृतियों के बारे में अपन पढ़ेंगे इनमें। अब 10 आकृतियां हैं कौन कौन सी। अब जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्त, घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। अब देखो, जैसे इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में अपन डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले 80 के लगभग 80 के लगभग फॉर्मूले हैं इसमें। और वो अगर फॉर्मूला आपको याद है तो इस टॉपिक को आप आसानी इजीली आप 30 सेकंड में भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, अगर आपको जैसे 80 इसके वो जो फॉर्मूले वो याद है तो। अब देखो, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जितनी भी ये आकृति है, इनके बारे में अपन जान ले कि आकृतियां है क्या, ठीक है। इनके बारे में जान ले कौन सी आकृति में क्या विशेषता होती है, किस प्रकार के इसमें फॉर्मूले लगते हैं, तो इस आकृतियों के बारे में जानेंगे। तो देखो, जैसे कि मैंने 5 आकृतियां ऊपर लिखी और 5 आकृतियां नीचे लिखी है। इन जो 5 आकृतियां ऊपर लिखी हुई है उनमें क्या समानता है, उनसे इसमें क्या अलग है, ये भी अपन इसमें जानेंगे। तो देखो, जैसे 5 आकृतियां हैं, तो ऊपर वाली जो आकृति है आपने सुना होगा, एक तो होता है क्षेत्रफल ज्ञात करो। सुना है या नहीं सुना है? क्षेत्रफल ज्ञात करो, या परिमाप, या परिमिति, या परिधि, ठीक है, ये शब्द भी सुने होंगे। या आयतन, इनका आयतन ज्ञात करो। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी आकृतियों का आयतन ज्ञात करते हैं, कौन कौन सी आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, कौन कौन सी आकृति की परिधि, परिमाप या परिमिति ज्ञात करते हैं। वो चीज अपने को नॉलेज में होनी चाहिए, तभी उसको इसके बारे में अपन जान सकेंगे। तो देखो, जो क्षेत्रफल होता है, अपने पास जो 10 आकृतियां लिखी हुई, इन सभी 10 आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। जो ये 10 आकृतियां लिखी, इन सभी आकृतियों को अपन क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब जो परिमाप, परिमिति या परिधि है, वो अपन ये जो 5 आकृतियां लिखी हुई ऊपर, आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्त, इनका अपन परिमाप, परिधि या परिमिति, ये सब इनका ज्ञात कर सकते हैं। पर इनका अपन आयतन नहीं ज्ञात कर सकते। आयतन का इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता इन आकृतियों में, ठीक है। और जो नीचे आकृतियां लिखी हुई है, इनका अपन आयतन ज्ञात करते हैं। जो नीचे 5 आकृतियां लिखी है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इनका अपन आयतन ज्ञात करते हैं। तो देखो, प्रत्येक जो आकृति उसके दो, जो जैसे कि इन आकृतियों की, इनकी अपन क्षेत्रफल और परिमिति, परिमाप ये ज्ञात कर सकते हैं, जबकि नीचे वाले आकृतियों इनका आयतन और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इन सब के अलग अलग फॉर्मूले, इनकी विशेषता भी अलग अलग। कई बार क्वेश्चन में विशेषता आ जाती है, बताइए किसकी विशेषता है। अब देखो, अपन यहां से शुरू करते हैं। जो आयत है वो, तो देखो, जो आयत है ये 4 भुजाओं की आकृति होती है, 4 भुजाओं की आकृति होती है। अब जो इसका ये प्रत्यय कोण है वो समकोण होता है। जो प्रत्यय कोण है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। चारों भुजा इसकी बराबर नहीं होती है, चारों भुजा इसकी बराबर नहीं होती। आधार और ऊंचाई या लंबाई या चौड़ाई होती है, ठीक है। अब इसके बाद में जो वर्ग आता है, उसकी कौन सी आकृति है? वर्ग आता है, इसकी आकृति क्या है कि इसका भी प्रत्यय कोण है जो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और इसकी जो चारों भुजा है वो बराबर होती है। अब आमने सामने की भुजा इसमें बराबर, इसके प्रत्यय कोण का 90 डिग्री का मान, इसके भी प्रत्यय कोण का 90 डिग्री का मान। पर इसमें फर्क क्या है कि इसकी चारों भुजा बराबर होती है, इसकी चारों भुजा नहीं, इसकी आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, चारों भुजा बराबर नहीं होती है। अब देखो, इसके बाद में आता है त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब क्या है कि 3 भुजाओं की आकृति। अब हालांकि जो त्रिभुज है 3 भुजाओं की आकृति है, त्रिभुज 3 भुजा की आकृति। अब जैसे ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसा त्रिभुज हो, त्रिभुज की आकृति अलग अलग हो सकती है। जैसे ये आ जावे, त्रिभुज है, ठीक है। अब इसके बाद में यूं आ जावे, ये भी त्रिभुज है, ठीक है। और यूं ये आ जावे,
ये भी एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज का मतलब ये होता है कि तीन भुजाओं की आकृति। इसकी ये कॉमन परिभाषा है कि ये जो त्रिभुज है वो 3 या 4 प्रकार के होते हैं। जो त्रिभुज है वो 3 या 4 प्रकार के होते हैं। अब चारों आकृति अलग अलग है, 3-4 प्रकार के है, तो इनकी परिभाषा भी अलग अलग है, पर इनकी कॉमन परिभाषा क्या है कि त्रिभुज की तीन भुजाओं से जो मिलकर आकृति बनी होती है उसको त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज के जो आंतरिक तीनों कोण है, तीनों जो कोणों का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के जो तीनों कोणों का मान होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये इनकी सबकी कॉमन परिभाषा है। अब आपको बताया कि त्रिभुज होते कौन कौन से। एक तो होता है देखो समकोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है समबाहु त्रिभुज, और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। और जो चौथा होता है इसको आप विषमबाहु भी बोल सकते हो, त्रिभुज भी बोल सकते हो, त्रिभुज विषमबाहु। ये मान लो विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है। अब चारों है तो 4 इसके नाम है, तो इसका मतलब चारों की परिभाषा अलग अलग होगी। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जिसका एक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि जिसकी तीनों भुजा समान हो, जिसकी तीनों भुजा समान हो और प्रत्येक कोण का मान बराबर हो, और प्रत्येक कोण का मान उसमें 60 डिग्री का होगा। ठीक है। उसको बोलते हैं अपन समबाहु त्रिभुज। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजा समान होती है, जिसकी दो भुजा समान होती है उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। और इस सामने वाले कोण से जो सामने वाली भुजा पे जो लंब डाला है वो 90 डिग्री पे आपस में दोनों को काटेगा। ठीक है। और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब देखो इसके बाद में आता है चतुर्भुज। ये चतुर्भुज है, इसकी भी 4 आकृति हैं। और चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, 4 भुजाओं से मिलकर जो आकृति बनी होती है वो होती है चतुर्भुज, और जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री नहीं होता है, जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री नहीं होता है। अब ये भी 4 प्रकार का है। ये 4 भुजाओं की आकृति है, ये जो 4 भुजाओं की आकृति लिख दी। अब ये क्या होता है, एक होता है समांतर चतुर्भुज। कितने प्रकार के होते हैं, समांतर चतुर्भुज। दूसरा होता है वो होता है समचतुर्भुज। जो तीसरा होता है वो होता है समलंब चतुर्भुज। और जो चौथा होता है वो होता है विषमबाहु चतुर्भुज बोल दो या चक्रीय चतुर्भुज बोल दो। ये 4 प्रकार के चतुर्भुज हो गए। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो, जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर, उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री नहीं। एक होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मान मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजा समान हो, जिसकी चारों भुजा समान हो उसको समचतुर्भुज बोलते हैं। तो चारों भुजा समान तो किसकी होती है, वृत्त की होती है। और जो समांतर चतुर्भुज है इसमें बताया था आमने सामने की भुजा समांतर हो, आमने सामने की भुजा समान होती है आयत में, पर इसमें चारों कोणों का मान, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, इसमें प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री नहीं होता है। अब जो समांतर होती है, समान नहीं समांतर होती है। समचतुर्भुज में क्या है कि जो भुजा है वो चारों समान होती है, पर इसमें क्या है कि प्रत्येक कोण का जो मान है वो 90 डिग्री नहीं होता, आमने सामने के जो कोण है वो बराबर होते हैं। एक होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की आकृति ये होती है, ये आकृति होती है। तो इसमें ये समलंब आता है, ये जो बीच का है वो अंतर वो 90 डिग्री का है, ये इधर 90 डिग्री इधर 90 डिग्री पे क्रॉस करेगा। एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज क्या है कि जिसमें चारों भुजाएं अलग अलग हो, उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है। ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब इसके बाद में आता है वृत्त आता है। वृत्त की आकृति क्या होती है, ये गोलाकार आकृति होती है। ठीक है। ये वृत्त की आकृति होती है। अब इसमें क्या होता है कि ये होता है, ये होते हैं, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं आर। और ये पूरी हो जाए तो इसको बोलते थे व्यास। क्या बोलते थे, व्यास बोल देते। एक होता है अर्धवृत्त, ये होता है अर्धवृत्त।
ठीक है। इसकी परिधि ज्ञात करो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके फॉर्मूले अपन बाद में दोहराएंगे, पहले आकृतियों के बारे में जान ले। ठीक है, ये वृत्त हो गया। अब वृत्त में ही त्रिज्यखंड होता है। वृत्त में क्या होता है? त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड कौन सा हुआ? जैसे ये त्रिज्यखंड हुआ, ठीक है। और ये जो ये इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड की जीवा। त्रिज्यखंड की क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। तो आपको पता है ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये त्रिज्यखंड की जीवा हुई। तो इसका भी अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला है। इसमें क्या होगा? ये कोण मान होगा, ये थीटा कोण है, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे ये घन है, तो ये घन है। इन सभी आकृतियों को अपन क्या ज्ञात करेंगे? आयतन और क्षेत्रफल। ये घन कैसा होता है? ये जो घन की आकृति होती है वो इस प्रकार की होती है, चौक के डब्बे जैसी, ठीक है। ये हो गया घन। और जो घनाभ की आकृति होती है वो होती है जो अपना कमरा होता है, उस कमरे के आकार की घनाभ की आकृति होती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना घनाभ, ठीक है। अब इसके बाद में आता है बेलन। तो ये बेलन की जो आकृति होती है वो होती है गैस सिलेंडर जैसी। गैस सिलेंडर पे क्या है कि दो जो ऊपर नीचे दो लगाए हुए रहते हैं, वो एक अर्ध गोले लगे हुए रहते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो ये जैसे खुला बेलन है। जो शंकु की आकृति होती है वो होती है ऐसी, ये इस प्रकार की शंकु की आकृति होती है, ठीक है। और जो गोला है उसकी आकृति एक वर्ताकार आकृति होती है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में ये जैसे घन है, तो घन घन की जो सभी भुजा होती है वो क्या होती है? समान होती है। और ये घनाभ है, ये बेलन है। तो देखो बेलन में ये क्या होता है? इसको बोलते हैं आर और इसको बोलते हैं एच। ये आपका आर हो गया, ये आर हो गया। शंकु में ये आपकी एच हो गई, ये आर हो गया। और जो ये लंबाई है इसको बोलते हैं एल। और इसमें भी अर्धगोला होता है, इसकी ये हो गई आर हो गई, ठीक है। अब देखो अपन इनके फॉर्मूले देख लेते हैं कि किस प्रकार के फॉर्मूले हैं इनके। तो देखो जो यहाँ से शुरू कर लेते हैं, एक नंबर आकृति से। 1 2 3 4 5 6 8 9 और ये 10। अब हम देखो फॉर्मूले स्टार्ट करने से सबसे पहले आता है आयत। आयत का क्या होता है? जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, जो आयत का क्षेत्रफल होता है। और इसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की दूरी। और जो इसका विकिरण होता है वो क्या होता है? रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकिरण कौन सा होता है? ये विकिरण होता है। इसमें 2 विकिरण होते हैं, ये और ये विकिरण होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में वर्ग। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और इसका जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू भुजा। और जो इसका विकिरण होता है वो क्या होता है? √2 इंटू भुजा होता है। √2 इंटू भुजा होता है। अब देखो इसके बाद में जैसे ये त्रिभुज आ गया, तो समकोण त्रिभुज का होता है क्षेत्रफल वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। जो समद्विबाहु होता है उसका होता है b/4 √4a² माइनस b²। इसके बाद में जो विषमबाहु त्रिभुज होता है उसका होता है √s माइनस a s माइनस b s माइनस c। और जो s होता है वो क्या होता है? a + b + c/2 होता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज, इनके क्षेत्रफल क्या है? समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। इनके जो परिमाप है, परिमाप का मतलब रहता है कि भुजाओं की लंबाई होता है। समबाहु जो त्रिभुज है इसका परिमाप होता है √3 इंटू भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज इसका होता है कि 2a + b, मतलब जो a है वो समान भुजा है
और इसका तीनों भुजाओं का योग है, इसका भी तीनों भुजाओं का योग है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और जो समचतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है √1/2 अपॉन विकिरणों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल, क्योंकि इसमें 2 विकिरण होते हैं, ये 2 विकिरण होते हैं। देखो एक चीज याद रखना है कि जो आयत है उसमें भी 2 विकिरण होते हैं, जो वर्ग है इसमें भी 2 विकिरण होते हैं, और जो चतुर्भुज है इसमें भी 2 विकिरण होते हैं। पर ये जो घन घनाभ है इनमें विकिरण कितने होते हैं? इनमें विकिरण होते हैं 4। कैसे? देखो यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और यहां से यहां, और यहां से यहां। तो जो घन घनाभ है उनमें 4 विकिरण होते हैं, जबकि आयत वर्ग और चतुर्भुज में क्या है कि 2 विकिरण होते हैं। तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो है 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल। ठीक है। अब इसके बाद में जो लंब चतुर्भुज है इसमें क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। जो समलंब चतुर्भुज है इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। और जो चक्रीय चतुर्भुज है उसका क्या होता है √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c और s माइनस b। और जो s होता है वो क्या होता है a प्लस b प्लस c प्लस d/2 होता है। ठीक है। अब इसके बाद में जो आपका वृत्त है, वृत्त के जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं? वृत्त का देखो क्षेत्रफल, एक तो होती है वृत्त की परिधि। परिधि क्या होती है 2πr, और जो पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7 होता है। अब इसके बाद में जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ठीक है। अब जो इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 πr²। और जो अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो जो अर्धवृत्त का अगर मुंह खुला है तब तो होती है πr, और मुंह इसका ऊपर से बंद हो तो πr + 2r अर्धवृत्त की परिधि होती है। अब इसमें क्या होता है एक त्रिज्यीय खंड होता है। त्रिज्यीय खंड कौन सा? ये। इस त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है πr² θ/360, πr² θ/360। ठीक है। अब इसके बाद में देखो एक घन आ गया, तो जो घन का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, क्योंकि 6 फलक होते हैं, एक फलक का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है आयतन होता है भुजा का क्यूब। जो इसका आयतन होता है वो क्या होता है भुजा का क्यूब। और इसका जो विकिरण होता है तो इसके जो विकिरण की लंबाई होती है वो होती है √3 इंटू भुजा। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है। और इसका जो आयतन होता है, इसका आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और जो इसका विकिरण होता है वो क्या होता है रूट लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसका जो विकिरण निकालने का फॉर्मूला ये है। अब देखो इसके बाद में आता है बेलन। तो बेलन में क्या होता है, बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr²। जो बेलन का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πrh। जो बेलन का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πrh। और जो बेलन का आयतन होता है वो होता है πr²। तो जो बेलन का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2πrh, और जो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है πr²। अब देखो जो शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πrl। जो शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πrl। पाई का मान 22/7 ही, एल और जो तिर्यक ऊंचाई होती है। एल कैसे निकालेंगे, अगर एच और आर दी हुई है तो आपको पता है ये 90 डिग्री है, इसके सामने एक भुजा कौन सी है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर। तो इस प्रकार एल आ जाएगी। और जो इसका आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो जो गोला है, इस गोले का भी क्षेत्रफल है, क्या है, गोले का जो क्षेत्रफल है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और जो इसका जो आयतन है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब। जो गोले का आयतन होता है वो क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो जैसे इसमें अर्धगोला होता है, क्या होता है, अर्धगोला। तो अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। और जो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो देखो अपन ने जो इसकी क्षेत्रमिति टॉपिक की जो 10 आकृतियां थी, तो 10 आकृतियों के बारे में पढ़ लिया, इसके फॉर्मूले भी लिखे हैं। अभी ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ये पूरे फॉर्मूले नहीं है, क्योंकि अभी फॉर्मूले भी बहुत बाकी है। कि जैसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसी प्रकार इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, या अंत्यवृत्त का इसमें होता है एक चारों दीवारों वाला भी एक फॉर्मूला होता है। चारों दीवारों वाला फॉर्मूला क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का, ये इसमें एक नाम भी में, ये क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 इंटू कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। तो ये चारों दीवारों का है। अब देखो इस टॉपिक के, अगर जैसे आपने ये बेसिक पढ़ लिया, इस टॉपिक के बारे में जान लिया कि कौन कौन सी आकृति है, किस किस प्रकार के फॉर्मूले आते हैं, अगर ये आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन देखते ही आप 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आपको 20 सेकंड भी लगेंगे, जो टाइम लगेगा वो आपको सोल्व करने में लगेगा, क्योंकि इसमें आपको मान पूरा दिया हुआ है। आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल, परिधि, वृद्धि या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये ज्ञात करना है। तो ये आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कब ज्ञात करोगे, जब अपने पास फॉर्मूले याद होंगे, तो जब अपने को फॉर्मूले, आकृतियों के बारे में नॉलेज होगा तो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है। धन्यवाद। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो अपन कल देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।